वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि मतलब क्या है और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही डिसाइड करता है कि आप 11th क्लास में मैथ्स लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैप्टर जितना इसको बना रखा है कि भाई ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बिल्कुल इजी है ये, अगर आप इसे समझेंगे तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत ही एक आसान टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरा का पूरा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि तो इसका कुछ नाम दे देते हैं कि जैसे कि ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है बेटा। तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही होता है। अब आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी फिलहाल नहीं होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो जब एक 90 डिग्री का है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अब उसमें से अगर एक एंगल 90 का हो जाएगा तो बचे हुए दोनों का सम भी तो 90 ही होगा, बिकॉज ये दोनों तीनों मिल के बनाते हैं 180। तो इसका मतलब एक 90 है तो बचे दोनों एंगल का सम 90 है। इट मीन्स दैट ए एंड सी आर द एक्यूट एंगल। तो मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो चलिए 90 के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, एंगल सी की, ठीक है। तो एंगल सी की अगर बात करते हैं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और लास्ट में जो बची वो बेस, ठीक है। अगर एंगल ए पर होता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर बेस जो है आपस में स्विच हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब कौन से एंगल की हमें बात करनी है। तो बट अभी फ़िलहाल ये याद रखेंगे कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके ऑपोजिट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है। अब जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आपका नाम किसी ने रखा ही होगा ना। तो ऐसे ही इसको समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, ठीक है। फॉर्मूले आए तो बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने इन तीन में से कोई रेशो लिए पी एंड मतलब पी और एच ले लेते हैं। तो अगर हम पी अपॉन एच करते हैं या एच अपॉन पी करते हैं तो इसका जो नाम रखा, जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है, तो साइन थीटा रखा और इसका नाम रखा कॉस थीटा, क्योंकि अभी हमने एंगल यहाँ पर थीटा यहाँ पर अल्फा भी हो सकता है, एंगल बीटा भी, या साइन सी भी कह सकते हैं। तो इसका नाम साइन रखा है। पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा ये सिन होगा, लेकिन सिन नहीं है ये, बिकॉज यहाँ पर साइन का पूरा नाम है SINE, साइन, ठीक है ना। तो बट वो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जाता, एंगल लिखा जाता है, तो सिन नहीं है ये साइन है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस का भी पूरा नाम अलग होता है, कोसेक, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये कोसेक है, कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर b अपॉन एच तो उसे हम कॉस थीटा बोलेंगे, या अगर h अपॉन बी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं तो इसे हम बोलेंगे सेक थीटा। एक रेशो और बचा है, अगर हम p अपॉन बी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे टैन थीटा, और अगर हम b अपॉन पी करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा, ओके। और वो तो हमें याद ही है बचपन से, पिछली 2-3 क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन्हीं पर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं फिर कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें हमें ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल का नाम है डी, ई और एफ, और हमें एंगल यहाँ पर दिया हुआ है और वो कहता है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन गिवन फिगर, ठीक है। तो अगर हमें बात करें, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हो चुका है बेस, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पहले क्योंकि तीनों साइड्स होनी ज़रूरी हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 3, बेस क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। अगर आप तेज़ हैं तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपल याद होगा, आप डायरेक्टली भी बता सकते थे कि ये 5 है। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू
क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर, प्लस माइनस भी हो सकता है बट यहाँ पर अभी साइड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। कि आप ये मत कहना कि सर पिछली वीडियो में तो आपने बताया कि अगर कोई स्क्वायर से निकलेगा तो एक प्लस एक माइनस, हाँ प्लस माइनस ये भी है, बट हाइपोटेनस यहाँ पर एक ट्राइंगल की साइड है और किसी की साइड जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेनस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूलाज लिखेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस हमने निकाला है 5। इसी तरह से अब कॉस थीटा लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना अपने पास 4, हाइपोटेनस है 5। इसी तरह से कॉसेक थीटा लिखेंगे h अपॉन पी यानी कि 5 अपॉन 3। इसी तरह से सेक थीटा लिखेंगे h ओवर b यानी कि 5 अपॉन 4। टैन बचता है भी अपना, तो टैन थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4 एंड कॉट थीटा इज़ b अपॉन p, ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि अब अपने पास जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये है उसमें 41 और ये है उसमें 40। ट्राइंगल का नाम है डी ई और ये एफ, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब हम एंगल, इस एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। चलो अब एंगल ना इस साइड है, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर अपोजिट टू एंगल, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो चुका है, ये हमारे पास हाइपोटेनस। 90 के सामने तो देखो हाइपोटेनस होता ही है, मतलब हमें बेस फाइंड आउट करना है। अब ये मत कहना बेस तो हमेशा नीचे, नहीं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस हमारा दूसरी साइड, जैसे भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो परपेंडिकुलर 40 है, इसमें हाइपोटेनस जो है 41 है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपने पास 40 है, बेस इज टू बी फाइंड, हाइपोटेनस इज 41 स्क्वायर। तो 40 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600, और बी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, और ये हो जाएगा 1681। 41 इंटू 41 करेंगे ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681 माइनस 1600। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81। तो बी इज़ 9, प्लस माइनस 9 है बट हम 9 को ही लेंगे क्योंकि बेस एक लेंथ है किसी भी चीज़ की और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बस अब आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। देखो साइन थीटा आप डायरेक्ट, आप ये ऐसे मत करना कि पी अपॉन एच वहाँ लिखा हुआ है और आपने डायरेक्ट पी की वैल्यू डाल दी और एच की वैल्यू डाल दी, नहीं ऐसे नहीं करना। आप क्या करें, हमेशा फॉर्मूले लिखें, पहले लिखो साइन पी अपॉन एच 40 अपॉन 41। इसी तरह से बाकी के आप 6 फॉर्मूलाज लिखेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी क्लास को ये होमवर्क में भी दिए थे कि मैंने कहा था कि आप ये कर लेंगे तो आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो 6 फार्मूलाज हैं जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि साइन थीटा पी अपॉन एच और पी अपॉन एच साइन। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा था कि अगर आपने ये फार्मूलाज याद कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री ईजी होने वाली है। अगर आपने ये फार्मूलाज याद नहीं किए तो ट्रिग्नोमेट्री ईजी नहीं होगी, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और दूसरा बात ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो उसके बाद 10th क्लास में तो आपको शायद कोई बाद में कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने ये किसी ट्रिक से याद कर लिए, मार्केट में बहुत सारी ट्रिक है कि भाई बहुत सारी है, मतलब वॉटेवर जो भी हैं, तो 1 सेकंड में उसमें से वो 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रिक से याद किया तो सारे के सारे इसके बाद जितने भी बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इन्हें याद कर लो ताकि आपको दूसरे याद ना करने पड़े। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 12, मुझे ऐसा लगेगा कि आप इन 12 क्वेश्चंस में ही आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी के फॉर्मूलाज भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन पकड़ते हैं कि इसने बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, मतलब 6 के 6 रेशियो में से आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर रेशियोज, ठीक है, मतलब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें से एक अपने को गिवन है। अब एक गिवन होने के बाद बाकी के 5 आपको फाइंड आउट करने, तो मैं इसमें से बस 3 कराऊंगा, ठीक है ना, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि साइन ए अपने को दिया हुआ है पहले वाले पार्ट में कि साइन ए है 2/3। अब ये मत कहना यहाँ पर तो आपने सर जी थीटा लिखवाया था, क्योंकि जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते तो बहुत सारे सवाल मन में आते रहते हैं, पर आने दो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब साइन ए दिया हुआ है 2/3। अब हम जानते हैं साइन क्या होता क्या है, साइन का फॉर्मूला यहाँ देख के लिखेंगे, अभी देख के लिखेंगे, आराम से देख देख के लिखेंगे, याद हो जाएगा। पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू 2
और h का वैल्यू अपना हो गया 3। जनरली p को, क्योंकि ये जो है रेशो है, हो सकता है कि जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा 2/3, ऐसा भी तो हो सकता है 4/6 हो, या ये क्या हो सकता है 8/12 हो, है ना। तो मतलब ये रेशो है, लास्ट फ्रैक्शन भी कहा जा सकता है इसे। तो हम इसे एग्जैक्टली p की वैल्यू 2 मतलब नहीं लेते हैं, बहुत से टीचर्स मना करते हैं, और h की वैल्यू जैसे 3 नहीं, वो क्या करते हैं यहाँ पे k वगैरह लगवा देते हैं। पर ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करो, आपको मेनली क्या है, रेशो ही तो निकालना है, कोई आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप क्या करें, p का वैल्यू जैसे 2 हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू 3 हो गया, तो आप परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर इज 2, वो k डाल के ना और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे ही कर दो, बोर्ड में एक्सेप्टेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो b, और वैसे भी ये रफ वर्क है। h की वैल्यू क्या है अपने पास 3 स्क्वायर। हाँ, तो कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें गिवन रहता है, जैसे मान लीजिए साइन गिवन है तो p/h मिल जाएगा, tan गिवन है तो p और b मिल जाएगा, कॉट गिवन है तो b और p मिल जाएगा। मतलब कोई भी रेशो 6 में से कोई भी एक गिवन रहेगा तो p b h में से 2 मिल जाएंगे अपने को। तीसरा बाय यूजिंग पाइथागोरस निकाल लेंगे, जैसा अपन लोग कर रहे हैं अभी। 2 स्क्वायर इज 4, देन b स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 9, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाता है 5, तो b की वैल्यू √5 आ गई। अब रूट है तो निकालेंगे, वरना ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब आप लिखेंगे साइन, तो आपके पास ऑलरेडी है तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेक लिख देते हैं। तो सेक ए लिखेंगे। अब जब एंगल में a दिया हुआ ना तो a ही लिखेंगे। सेक ए क्या होगा बेटा h/b, तो व्हाट इज h? h इज √5, और b तो ऑलरेडी था अपने पास, नहीं शायद हमने गलत लिख दिया, h तो 3 है और b है √5, अभी निकाला है। फिर चलिए कॉस निकाल लेते हैं, कॉस a b/h, तो b क्या रहेगा अपना √5 और h क्या अपने पास 3। अब ऐसे लिखेंगे tan a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है अभी अपने पास 2, और बेस कितना निकाला रूट, कॉट a b/p यानी कि √5/2। अब हो चुके हैं सभी लोग, कॉसेक बचा है अभी, कॉसेक a होता है अपने पास h/p यानी कि 3/2, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और कौन सा कर लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं पहले। तो जैसे कि अभी हमें दिया हुआ tan थीटा इक्वल्स टू 11, है ना। तो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो परपेंडिकुलर तो हमारा 11 हो गया, 11 के नीचे कुछ नहीं है। कुछ नहीं क्या मतलब, ऐसे कैसे कुछ नहीं है, जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मिल चुका है 11 और बेस है अपने पास 1, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस देखते कितना आता है, तो p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितना 11 स्क्वायर, b है 1 स्क्वायर, h हमें निकालना है तो 121 प्लस 1, तो h का वैल्यू जो आ गया 122 आ गया। अब इसका देख लेते हैं एक बारी रूट, हमें पता है रूट नहीं है, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होता है उसका तो कभी भी रूट नहीं होता, लेकिन हो सकता है कुछ रूट से बाहर वगैरह आ रहा हो। ट्राई कर लेते हैं फैक्टराइज करके, 2 6 1 नहीं भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस ये ऐसे ही रहना है रूट में ही, ठीक है बेटा। अब हमारे पास h आ चुका है, h को यहाँ लिख देते हैं, रेड पेन से इसलिए लिखने की हमने बाद में निकाला है, ठीक है ना, 122। अब फिर से वही सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे कि साइन थीटा इज p/h, व्हाट इज p? p हमारे पास है 11/√122, ठीक है बेटा। फिर कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक होता है h/p यानी कि √122/p इज़ 11। फिर हम लिख लेते हैं सेक थीटा, सेक होता है h/b, तो h अपने पास है √122 और b शायद अपने पास 1 है। फिर हम लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस क्या होता है b/h, व्हाट इज़ b? b अपने पास है 1/1/√22। ऐसे ही कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा क्या होता है b/p, तो b है 1 और p है 11, समझ आया। तो चलिए एक रूट वाला और देख लेते हैं कॉसेक में, वैसे तो रूट 6th पार्ट में भी है, हम लोग 11th पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो फिर से हमने देखा कि हमें ना कॉसेक थीटा दिया हुआ है 10, ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है √10,
तो कॉसेक होता है एच अपॉन पी, मतलब जो भी रेशो गिवन है पहले उसकी वैल्यू लिख के उसका फॉर्मूला लिख दो उसके जस्ट सामने। अब √10 के नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 हो गया। तो अब हम लिख लेते हैं एच का वैल्यू √10 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, बेस हमें निकालना है। तो वही परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 स्क्वायर, बेस कितना है नहीं पता भाई, और ये कितना है √10। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू √10 स्क्वायर इज 10 ही हो जाएगा, और 1 स्क्वायर इज -1 इधर आके, और ये हो गया 9। तो दैट मीन्स b का वैल्यू आ गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम b लिख देते हैं रेड पेन से कि 3 आ गया। अब फिर से वही साइन थीटा p अपॉन एच, व्हाट इज p? p अपने पास है 1 और ये √10। फिर लिख लेते हैं कॉस थीटा b अपॉन h, व्हाट इज b? b इज 3, h इज √10। सेक थीटा होता है h अपॉन b। मैंने कहा बार बार फॉर्मूले लिखिएगा, ये मत समझिएगा कि यार एक ही जैसे तो क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखने से क्या फ़ायदा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। फिर लिख लेते हैं tan थीटा, tan होता है p अपॉन b, व्हाट इज p? p इज़ 1, b इज़ 3। फिर लिख लेते हैं cot थीटा, तो b अपॉन p 3/1 दैट इज़ 3, मतलब 3/1 भी छोड़ सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी आगे की वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बस चैनल पर बने रहें और अपनी सपोर्ट हमें देते रहें। थैंक यू।